ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एमपी कांग्रेस का कद और उसका दबदबा कांग्रेस के महाधिवेशन में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस कई बड़े फैसले ले रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अधिवेशन में एमपी को लेकर भी फैसले हो सकते हैं। सीएम फेस को लेकर कमलनाथ के नाम पर भी अधिवेशन में मुहर लग सकती है। चर्चा तो कुछ कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की भी चल रही है। इसमें अरुण यादव और जीतू पटवारी के नाम भी शामिल हैं। वहीं सीडब्ल्यूसी मेंबर में दिग्विजय सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा का नाम आगे आया है। लेकिन जिम्मेदारी मिलने की बात पर सज्जन सिंह का क्या कहना है, वो भी सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार दे दिया मनोनयन का। अब हम जैसे लोग तो राष्ट्रीय हम्माल हैं पार्टी के, कहीं जगह मिले तो ठीक है, नहीं तो हम्मालों को जगह की क्या जरूरत, हम्माली कर लेते हैं। कांग्रेस एक हमारे लिए सम्मान है, बोझ नहीं है। उस सम्मान को अपने हाथों में उठा के आगे बढ़ना पड़ेगा। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तीनों राज्यों में जीत मिली थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक साल ही सरकार चला पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस की कोशिश मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने की है। हालांकि बीजेपी सीडब्ल्यूसी के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, आपसी जो बंदरबाट चल रही है, अंतरकलह चल रहा है, गुटबाजी चल रही, जो लड़ाई चल रही, उसके बाद कई लोग चाहते हैं कि हाईकमान उन्हें नेतृत्व प्रदान करे, कोई बड़ी जवाबदारी दे। अरुण यादव लाइन में, जीतू पटवारी लाइन में, सज्जन सिंह वर्मा को उम्मीद है कि उनको जातिगत समीकरणों से कोई नई जवाबदारी मिल सकती है। मीनाक्षी नटराजन लगी, सभी नेता, अजय सिंह, तमाम नेता जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व से और जो उनके एक तरफा फैसले से परेशान हो चुके हैं, सबको उम्मीद लग रही है कि इस अधिवेशन के बाद उनको कोई बड़ी जवाबदारी मिल सकती है। कांग्रेस के इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश का दबदबा तो देखा ही जा रहा है, साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारियां देकर उन्हें समावेश करने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस का फोकस एमपी में नेताओं के बीच शिकवा शिकायतों को दूर करने पर है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस 2023 के लिए एक मजबूत रणनीति अधिवेशन में तैयार कर रही है, और इसका असर भी आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों में देखने को मिलेगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या अधिवेशन में एमपी कांग्रेस के लिए मजबूत रणनीति तैयार हो रही है? सवाल नंबर 2, क्या 2018 की स्थिति के आधार पर एमपी कांग्रेस के लिए फैसले होंगे? सवाल नंबर 3, क्या नेताओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें समावेश करने की कोशिश की जाएगी? नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है महाधिवेशन से एमपी को मंत्र। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन इस वक्त चल रहा है। आज इस अधिवेशन का दूसरा दिन था, जिसमें एमपी कांग्रेस को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिली। जाहिर है कि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में होना है और भी राज्यों में होना है। कांग्रेस नेताओं को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी किस स्तर पर देना है, इस पर नेताओं के बीच मंथन हुआ। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बातचीत हुई। यानी कुल मिलाकर इस अधिवेशन में साल 2023 को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर एक मजबूत रणनीति बनाने पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है। अब इस रणनीति का असर 2023 के चुनाव में कितना देखने को मिलेगा, यही सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मिलिए पैनल में शामिल हमारे साथ उन मेहमानों से जो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश जी जुड़ रहे हैं। दुर्गेश केशवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है अवनीश जी। और जय नागड़ा साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है नागड़ा साहब। सबसे पहले अवनीश जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, हिमाचल में है, बढ़िया महाधिवेशन चल रहा है। पहले तो मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं, लेकिन उसके पहले राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिवेशन का प्रारूप मैं समझना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके पार्टी के नए कप्तान हैं, उन्हें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 100 साल पहले करीब 1924 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने थे और उस वक्त महाधिवेशन मल्लिकार्जुन खड़गे के गृहराज्य कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। और उस वक्त महात्मा गांधी ने, वो कह रहे हैं कि गरीबों को, किसानों को, युवाओं को जोड़कर एक आंदोलन खड़ा किया था और उसी आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत 100 साल बाद आज हमें है। राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। क्या ये
उन्हीं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने की कड़ी है। और इस महाधिवेशन को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या रणनीति है पार्टी की? दीपक जी देखिए, पहली बात तो आप सबने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस तरह से मुखर होकर, संजीदा होकर वो बोल रहे हैं। लग रहा है कि हाँ, एक मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये करारा तमाचा है भाजपा के उन लोगों पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे जन लोकतांत्रिक तरीके, तब भी सवाल खड़े किए थे। आज आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वही कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो आते हैं वो दलित वर्ग से आते हैं और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे बहुत नीचे से, बहुत छोटे उससे वो निकलकर आज यहाँ तक आए कि एक देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दीपक भाई, इसके अलावा एक बात और, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन है सिर्फ मध्य प्रदेश, ठीक है, चूंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी, हम लोग मध्य प्रदेश की बात करना वाजिब है, लेकिन ये अधिवेशन जो है इसमें चर्चा हो रही है जिसमें सबसे पहले यहाँ भी चुनाव होने, कर्नाटका की भी बात होगी, इसमें गुजरात की भी बात होगी, राजस्थान की भी बात होगी और भी पूरे देश की बात होगी कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। और आप देखें जो राष्ट्रीय अधिवेशन पार्टी के समय समय पर होते रहते हैं, पिछला अधिवेशन राजस्थान में हुआ था, इस बार का अधिवेशन आप देखें छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में हम देखें निरंतर जिस तरह से विकास यात्राएं भाजपा की चल रही हैं, लेकिन विकास यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं क्या हमें विरोध देखने को मिल रहा जनता का। कल की ही बात देखें कि अमित शाह जी आते हैं, एक बड़ा सा कार्यक्रम करके जाते हैं रीवा में, बड़ी सी रैली करते हैं। होता क्या अंत में, आपकी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण आप जो ओवरलोडिंग करके लोगों को लाते हो उससे दुर्घटना होती है और 15 से 16 लोगों की मौत हो जाती है, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है दीपक जी। और सबसे बड़ी बात, उस पर मैं आऊंगा, नहीं, सबसे बड़ी बात आज देखें उन शवों को सम्मान तक नहीं दे, वो शव आप कचड़े गाड़ी में ढो रहे हैं, तो ये शर्मनाक विषय है। नहीं, ये भी सभी आप अवधेश जी थोड़ा समझाएंगे, वो विषय अलग है, मैं दुर्गेश जी से लूंगा उस पर जवाब। ये जो आरोप लगते आए हैं शुरू से, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कप्तान नहीं बने थे, बीजेपी तो कहती थी कि सिर्फ गांधी परिवार का दबदबा है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ सोच समझ के रणनीति के तहत अध्यक्ष बनाया गया? क्योंकि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती है, तो क्या कांग्रेस भी ऐसा संदेश दे रही है? दीपक भाई, मैं एक बात बोलूं, मैंने शुरुआती मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि मैंने उनका आपको पूरा चित्र, उनका जीवनी बताई कि किस वर्ग से आते हैं। और मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि पहले तो इनका आरोप था कि गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनता ही नहीं है, फिर बकायदा लोकतांत्रिक तरीके से मल्लिकार्जुन जी अध्यक्ष चुने गए। मैं बताना चाहता हूं कि आप उनकी कार्यशैली देखिए, आप उनके बयान देखिए, आप उनकी वाक्पटुता देखिए, आपको कहीं से लगता है। और आप देखें बकायदा राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी और भी जो नेता हैं, चाहे जयराम रमेश जी, सब देखें, सबकी नजर में उनका सम्मान देखें, तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मजबूती से अपना राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, रायपुर में। और आप देखेंगे इससे जो मंत्र निकल कर आएगा वो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। दुर्गेश जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर मैं इतना समझ पा रहा हूं, कांग्रेस के हर नेता यही कह रहे हैं कि ये अधिवेशन मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा संदेश निकलता आया है। और मध्य प्रदेश का कद चूंकि इसमें बढ़ता दिख रहा है, नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है, तो ऐसे में आपको टक्कर देने के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नेता खड़े हो रहे हैं। देखिए दीपक जी, ये वैसे तो इनका नितांत ही आंतरिक मामला है, क्योंकि कांग्रेस उनकी अपना दल है, वो कुछ करें न करें। पर एक कहावत याद आती है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दिग्विजय सिंह जी का कद बड़ा हो जाए तो दिग्विजय सिंह जी तो खुद बोलते हैं कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ हमारे वोट कटते हैं, तो भले उनका कद बड़ा हो जाएगा पर पार्टी सीमित होती जा रही है डे बाय डे। सज्जन सिंह वर्मा अभी हम्माल की बात कर रहे हैं कि हम तो हम्माल हैं, हमसे हम्माली करवा दो। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई खुश नहीं है कांग्रेस में और कहीं भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है वहाँ पे रायपुर में, तो उत्साह होना चाहिए था सज्जन वर्मा जी को। पर जब बयान दे रहे हैं वो, उसमें वो अपने आप को हम्माल बोल रहे हैं कि मैं हम्माल हूँ, राष्ट्रीय हम्माल हो गया, अब ये फ़र्क हो गया उसमें। तो मुझे लगता है कि ये शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है इन सब चीज़ों से। और हमने बहुत समय से देखा दीपक जी, जब कमलनाथ जी वक्त बदलाव की बात करके जब मध्य प्रदेश में आए थे तो उन्होंने भी बहुत बातें की थी कि वक्त बदल जाएगा, किसान कर्ज माफ़ी हो जाएगी, 4,000 रुपये युवाओं को देना शुरू हो जाएंगे, 51,000 रुपये कन्यादान में दे देंगे, 10-10 सिलाई मशीन देने का काम करेंगे। ऐसे 973 वचन दिए थे जी। तो मध्य प्रदेश को तो कुछ भी नहीं मिला। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बने। एक उद्योगपति जब मुख्यमंत्री बनता है तो जनता की उम्मीद रहती है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछ जाता।
पर एक उद्योगपति एक उद्योग नहीं लगा पाए। उन्होंने बस इतना काम जरूर किया दीपक जी कि उन्होंने तबादलों को ही उद्योग में रूप स्थापित कर दिया मध्य प्रदेश में। लेकिन वही दिग्गी राजा को सीडब्ल्यूसी में नाम उनका आ गया, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। निश्चित ही आया है, तो मैं बता रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी का भली कद बड़ा होगा पर पार्टी को वो सीमित करते जाएंगे। देश में वो कहीं भी जाएंगे तो उनकी जो छवि है वो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी ने सच कहा था मीडिया के समक्ष आके कि मैं जहां भी जाता हूं पार्टी के वोट बैंक कम होता जाता है, लोग कटते हैं हमसे। तो वो कभी भी विपरीत दिशा में बहने वाले दिग्विजय सिंह जी, इसका लाभ बीजेपी उठा रही है। देखिए हम तो 24/7 365 दिन 5 साल माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में। हम चुनाव को प्रायोरिटी नहीं देते, हम सेवा को प्रायोरिटी देते हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता 24/7 सेवा के कार्यों में लगा रहता है। निश्चित रूप से राजनीतिक दल हैं तो चुनाव भी लड़ते हैं, पूरी दमदारी से लड़ते हैं और जनता आशीर्वाद देती है क्योंकि काम बोलता है, विकास बोलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी छवि बात करती है। यही कारण है कि 3 से लेकर आज हम 23 तक भाजपा को जनता आशीर्वाद दे रही है। हम विकास की काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें जनादेश देती है। ठीक, मैं लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास। निश्चित ही अवनीश जी भी जवाब देना चाहेंगे। नागड़ा साहब, क्या कहेंगे आप, जो हमारा आज का विषय है, महाधिवेशन का आज दूसरा दिन रहा। बेशक जो बीजेपी शुरू से कहती आई कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, लेकिन अभी भी 3-4 राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश का दबदबा भी बढ़ रहा है, महाधिवेशन में जिम्मेदारी मिल सकती है मध्य प्रदेश के नेताओं को। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस जीत के लगभग 1.25 साल बाद ही सत्ता से बाहर हो जाती है। क्या कहेंगे, क्या मध्य प्रदेश का वजूद, इसमें जो नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, इस रणनीति के साथ महाधिवेशन में मध्य प्रदेश को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए कुछ जिम्मेदारियां यहाँ के नेताओं को मिलेगी? कितना खास ये अधिवेशन मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के लिए? दीपक जी, मैं कहूं कि देखिए, राजनीति में ना कभी कोई शून्य होता है और ना कभी पूरी तरह से बहुत पावरफुल होता है ना। तो इसलिए ये कहना कि ये पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, हर पार्टी का अस्तित्व होता है और जनता ही ताकतवर होती है, वो कब किसका उसका मन बदल जाए और कब कौन सत्ता में आ जाए। तो इसलिए ये दम किसी को नहीं रखना चाहिए, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, और ना पूरी तरह कोई खत्म होता है। हमने कई ऐसी पार्टियां देखी कि जो बिल्कुल शून्य में से खड़ी हुई और सत्ता में बैठी। तो भारतीय राजनीति में ये इस तरह की चीजें होती रहती है। जैसा अवनीश जी ने कहा कि ये अधिवेशन निश्चित रूप से राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश के हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी रुचि मध्य प्रदेश पर होती है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनकी कद पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। कमलनाथ जी राष्ट्रीय राजनीति में जाने जाते हैं, दिग्विजय सिंह की अपनी विचारधारा है, या मैं अरुण यादव जी की बात करूं तो वो एक युवा नेता, ये पिछड़े वर्ग के लिए खास तौर पे यादव समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और वो उस समय केंद्र में मंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है इनकी ये पहले से ही राष्ट्रीय कदकाठी के नेता हैं। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस के लिए जो बड़ी चुनौती है कि चुनाव में जाने से पहले अपने संगठन को वो कर ले। इसमें कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस में समय समय पे नेताओं के अलग अलग सुर आते हैं, जिससे लगता है कि ये आपस के इनके जो क्लेश हैं, जो अपने ईगो हैं, इससे ऊपर उठ जाए। और मुझे लगता है कि इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस शायद उस ईगो को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगी कि पहले उस बीजेपी से लड़ने के पहले आपसी लड़ाई से हम उबर जाए। तो चेहरे के रूप में कमलनाथ जी को घोषित करते हैं, तो उस स्थिति में अरुण यादव या इनको कैसे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय किया जाए ताकि ये सारे ईगो सेटिस्फाई हो जाए और फिर कांग्रेस एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़े। एक छोटी सी चीज नागड़ा साहब और समझना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अनेक चेहरे दिखते हैं और बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस में बचा ही कौन है, सिर्फ वरिष्ठ पीढ़ी के नाम पर 2-3 कुछ नेता हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, अरुण यादव है, लेकिन जिन युवाओं को आगे लाने की बात होती है, जीतू पटवारी हो, जयवर्धन सिंह हो, अन्य नेता हैं, अगर इन नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बराबरी से टक्कर दे पाएगी? नहीं दीपक जी, मैं ये कहूं कि जिस समय कांग्रेस सत्ता में होती है तो उस समय आपको सारे नेता कांग्रेस के ही चेहरे दिखते हैं, तब आपको लगता है विपक्ष में कौन है ना। जब बीजेपी सत्ता में होती है तो आपको सारे चेहरे वो नजर आने लगते हैं और लगता है कि ये सत्ता में जो होता है उनके चमकदार चेहरे हमेशा सामने होते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है।
अब बताइए कि पंजाब में चुनाव के पहले किसी ने सोचा था कि मान साहब जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये भारतीय राजनीति में आप किसी चेहरे को कम नहीं आंक सकते और न किसी को आप बहुत ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं कि इसी पर सारा चीजें दारोमदार केंद्रित है। मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस अपना एक चुनाव के पहले अपने संगठन को यदि बेहतर कर रही है और एक समायोजन कर रही है तो मुझे लगता है कि यह एक बेहतर होगा, ताकि उसे ये तो पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव लंबे समय वो सत्ता में रही है, पिछली बार भी वो चुनाव जीती है। अब ये आंतरिक अपने अंतर विरोधों के कारण ही वो सत्ता से बाहर हुई है। बिल्कुल मुझे ठीक लगता कहा है आपने। कि अंतर विरोध न हो उसको पहले से साधने की प्रयास इस अधिवेशन के माध्यम से दिख रहा है। बिल्कुल, और वही सुधार पार्टी कर भी रही है, कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं। और पंजाब का बखूबी आपने उदाहरण दिया, हिमाचल का भी मुझे ख्याल आता है कि हिमाचल के जब परिणाम आए, कांग्रेस ने सरकार बना ली अपनी, तो ये भी बड़ा हैरान करने वाला था। बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास नागड़ा साहब। अवनीश जी क्या कहेंगे आप? दुर्गेश जी ने भी कुछ आरोप लगाए पार्टी पर, पहले तो आप जवाब दें और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी मैं चाहूंगा आप जरा इसे समझाएं। महाधिवेशन दीपक जी, पहली बात तो जय नागड़ा साहब ने बड़ी ही सटीक और अच्छी बात कही है, क्योंकि ये है कि ये कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन है। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि जो नेता की बात हो रही है कि कद बढ़ेगा, तो दिग्विजय सिंह जी अभी हमारे राष्ट्रीय जो यात्रा निकली थी, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, उसके राष्ट्रीय प्रभारी थे। अरुण यादव जी की बात करें, केंद्रीय मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे, अभी भी उनके पास राष्ट्रीय कई राज्यों की जिम्मेदारी। जीतू पटवारी जी देखें तो जीतू पटवारी जी राष्ट्रीय सचिव ऑलरेडी रह चुके हैं कांग्रेस के। तो मेरे कहने का मतलब है अब चूंकि चुनावी बेला नजदीक है तो उसको देखते हुए कई हो सकता है लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। सज्जन सिंह वर्मा जी भी मैं आपको बता दूं एक बार राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी कह रहे थे हमवाल, तो हकीकत बात है, हम तो ये मानते हैं कि हम पार्टी के लिए काम करते हैं, मजदूर हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं चौकीदार हूं तो कब चौकीदार बन गए क्या, मुझे बताएं। ठीक है, ये बात अलग है, हमने बाद में चौकीदार चोर है भी कहा था, वो एक अलग विषय है। ठीक है, लेकिन ये देखिए राजनीति में इस तरह के शब्द आते हैं दीपक जी, इनके तर्क कुतर्क नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी नागड़ा साहब ने सुना, मेरे प्रिय मित्र सम्मानीय दुर्गेश भाई उद्योगीकरण की बात कर रहे थे। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कितना उद्योगीकरण किया आप जाके पता करें। इंडिया का सबसे पहला टोयोटा कंपनी का सर्विस सेंटर नहीं, ट्रेनिंग सेंटर, पता करें, गूगल करें कहाँ खुला तो आपको जवाब मिलेगा, छिंदवाड़ा में खुला, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी एम्प्लॉइज को। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस शासनकाल में मध्य प्रदेश में आपको याद होगा मंडीदीप, पीतमपुर में कितना उद्योगीकरण हुआ। आज की तारीख में 50-60% उद्योग बंद हो चुके हैं। रेनबैक्सी जैसी कंपनियां जा चुकी हैं, ब्रिजस्टोन जैसी कंपनी, इसमें 20,000 से ज्यादा लोग काम करते थे, आज 50% पीतमपुर से अपना काम समेट के पुणे जा चुकी है। तो आप ये पता करिए सबसे पहले कि कांग्रेस शासनकाल में हकीकत बात है, हमने उद्योगीकरण किया, हमने PSUs बनाए, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसको तो आप बेच रहे हो वर्तमान में। कितने PSUs बेच चुके आप मुझे बताएं, LIC तक बेचने की बात आ गई, कई सारे बैंक आप बेच चुके हो। तो कमलनाथ जी ने या कांग्रेस ने क्या काम किया क्या नहीं किया, इसके पहले अगर इस पर एक अलग से बहस रखें दीपक जी, और उसके लिए आधा घंटा काफी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत समय चाहिए रहेगा। मैं कह रहा हूं एक तरफ भाजपा के लोग बैठे, एक तरफ हम बताएंगे और वो बताएं कि आपने क्या बनाया। आप तो याद करें थी मंडीदीप में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी, पता कर लें, जाने वाली गुजरात। दुर्गेश जी जवाब दें जरा। देखिए वरिष्ठ पत्रकार साथी की जो मुस्कुराहट दिख रही है वो ऐसा और इंगित कर रही है कि हमारे अच्छे जो मित्र हैं अवनीश बुंदेला जी, वो भी कांग्रेस के रंग में पूरी तरह से रंगते जा रहे हैं। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना जो इनका मूल चरित्र है वो उसी को ही उजागर कर रहा है। ये आप आलोचना जो करते हैं ना माननीय मोदी जी की, मैं आज जो आलोचना करते हैं मोदी जी की, 440 से आप 40 पर आ गए हैं। जो वैश्विक नेता के रूप में जाने जाते हैं, विश्व उनसे सलाहें मांगता है, विश्व उनसे अपनी बात रखता है कि माननीय मोदी जी दिशा दें। और यह माननीय मोदी जी का ही मुमकिन है, मोदी जी के ही माध्यम से मुमकिन हुआ कि जो कोरोना जैसी आपदा में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया। और वो भी उसके साथ साथ आप अगर कोरोना की वैक्सीन के बारे में सोचे, अभी तक तो वैक्सीन बाहर से मंगाई जाती थी पर हिंदुस्तान से भेजनी लगी। तो आप निश्चित रूप से आलोचना करते रहिए, आप आलोचना करेंगे, आने वाले समय में आप डबल डिजिट में नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे थे, सज्जन भैया की बात कर रहे थे, अरे आप हमाली करते हो, डबल डिजिट की बात कर रहे हैं दुर्गेश जी, हमाली अगर करते होते ना तो उमंग श्रृंगार को
श्रृंगार को मुगाल बोलना से नहीं पालना पड़ता कोई बड़ी मीडिया में बात नहीं। आके और कि भाजपा दिग्विजय मुगाल से सिंह पाल जी रही है। माफिया हम हैं, तो ये कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी झूठ लुटेरे बोलने में हैं, सबसे दिग्विजय आगे नाम सिंह जी आता है ब्लैकमेलर शिवराज हैं, सिंह चौहान ये का। उनको नहीं सबसे कहना आगे पड़ता नाम उमंग आता श्रृंगार नरेंद्र मोदी का। को। और उमंग कोविड श्रृंगार ने काल तो की ये अब भी कहा सफलता नहीं, कि असफलता है। कांग्रेस प्रदेश कोविड को में पूरा लूटने देश आती बर्बाद हो है, गया ये है। सिर्फ लूटने का और काम करते 80 हैं। करोड़ लोगों को अगर और आप आज थैली अगर बांट रहे हो ये 5-5 बातें किलो कर की, रहे हैं तो तो सफलता इनको नहीं, वो मुबारक आपकी हो, वो घोर बातें, असफलता वो है। बातें मुबारक कि आज हो आपने आपको देश को कि गरीबी आप के झूठ गर्त में बोलने धकेल का दिया काम है। करते ये हो, विकास चिल्ला नहीं चिल्ला है, कर बोलने ये का काला काम दिन करते हो, है। जोर क्या जोर से 80 बोलने करोड़ का लोगों काम को करते हो। पालना पड़ रहा है जनता आपको, इसको अच्छा क्योंकि नहीं आपने मानती है। नोटबंदी में जनता जीएसटी में इसको देश बिल्कुल बर्बाद अच्छा कर नहीं दिया, मानती है। लाखों यही उद्योग कारण है, आपने बंद कर विपक्ष दिए। में बैठे ये कारण आने है कि वाले आज आपको समय में करना पड़ रहा आप है। उन विपक्ष में सुरेश भी भाई, बैठने मेरा लायक टर्न नहीं था, आप रहोगे। क्यों बीच में बोल रहे हैं? चलिए, मैं समझता हूं कि अनेकों ऐसे विषय हैं जिस पर एक बार फिर सिरा खुलेगा तो बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं हमारे दोनों बीजेपी और कांग्रेस के मेहमानों के। लेकिन क्या जिम्मेदारी मिलती है, कितना कद पार्टी का बढ़ता है, ये तो जब 2023 के परिणाम सामने आएंगे तब देखने को मिलेगा। लेकिन अधिवेशन की तैयारियों को देखकर जरूर लग रहा है कि कांग्रेस बदल रही है, राहुल गांधी की छवि भी काफी बदली है। मध्य प्रदेश को कितना फायदा मिलेगा और सत्ता में क्या कांग्रेस वापस आएगी या शिवराज का जादू बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। दुर्गेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। अवनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नागड़ा साहब, शुक्रिया समय देने के लिए। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही और आगे देखिए अफसरनामा नरसिंहपुर कलेक्टर IAS रिजू बाफना के साथ।